अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ा और उसकी एप्लीकेशंस की बात की। तो सबसे ज्यादा वर्क डन जो होता है जनाब वो होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में, और उसके बाद है जनाब आइसोथर्म में, और उसके बाद है जनाब एडियाबैट में। ठीक हो गया। बट दिस इज ओनली फॉर एक्सपेंशन। अगर आप एक्सपेंशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वर्क डन इसमें फिर ये। लेकिन अगर आप बात करते हैं कंप्रेशन की तो कंप्रेशन में तरतीब उलट हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्क डन होगा आइसोथर्म, नहीं जनाब, एडियाबैट में, फिर होगा आइसोथर्म, और फिर होगा आइसोबैरिक में। ठीक है, तो ये है वर्क डन की बात कर रहे थे हम। अब सवाल है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या? है तो ये हीट है जनाब। कितनी हीट है कि हम इसको स्पेसिफिक हीट बोल सकते हैं? ये है रिक्वायर्ड, यानी ये वो हीट रिक्वायर्ड है जो सिर्फ इतना सा काम करती है, टू रेज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। तो हीट कैपेसिटी, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन या 1 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। याद रखिए चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है किसमें? फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में नहीं, केल्विन में। तो चेंज इन टेम्परेचर इज सेम इन डिग्री सेल्सियस स्केल एंड इन केल्विन स्केल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि डेल्टा टी है, सपोज T1 है 30 डिग्री, T2 है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी होगा 10 डिग्री लिख लें या डेल्टा टी लिख लें 10 केल्विन, एक ही बात है। क्योंकि 30 को भी केल्विन में बदलेंगे, 40 को भी केल्विन में बदलेंगे, चेंज जब लेंगे तो ये सेम आएगी। वैसे ये बात और है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 73 केल्विन की इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो 100 प्लस 273 करेंगे तो वो केल्विन में बदल जाएगा। ठीक हो गया। सपोज एक्स आता है, ये दोनों को चले एक्स को लिखते हैं हम, पूरी वैल्यू लिखते हैं 373 केल्विन। ठीक हो गया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज द हीट, यानी अमाउंट ऑफ हीट। कितनी अमाउंट है? जितनी भी हीट होगी, बस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट कितनी चाहिए? अब ये जो हीट है, अगर हम सब्सटेंस को ले लेते हैं 1 kg, सब्सटेंस हम ले लेते हैं 1 kg, तो ये जो हीट प्रोवाइड करने है ना हमने 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ये हीट डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। यानी इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अगर आप सबका मैथ एक जैसा ले लेते हैं, इसका मतलब है कि हीट डिपेंड करती है मैथ पे। लेकिन अगर आप डिफरेंट गैसेस के लिए एक चीज को फिक्स कर देते हो मैथ को, तो हीट डिपेंड करेगी, प्रोवाइडेड हीट विल डिपेंड ऑन नेचर। जैसे सैंड है, तो सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसको थोड़ा कम हीट चाहिए। ठीक है, लेस हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सैंड। इसलिए डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि डेजर्ट एरिया में हीट कम चाहिए होती है, यानी हीट वही होती है, लेकिन क्या होता है कि वो सैंड ज्यादा होती है वहां पर, उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है, क्योंकि उसमें 1 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हीट रिक्वायर्ड है। तो डेजर्ट एरिया का टेम्परेचर जल्दी क्यों बढ़ता है? क्योंकि सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। हमें वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे 9th क्लास में ये लिखी हुई है। लेकिन अगर आप बात करते हैं वाटर की, तो सबसे ज्यादा वाटर की है, दैट इज 42,000 नहीं जनाब 4200 जॉल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम वाटर का अगर आपने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है 4200, इसमें तकरीबन 500 के करीब है, 500 के करीब। अगर आपको वाटर का टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाना है तो 4200, अगर इतनी ही हीट आप सैंड को देते हैं तो उसका टेम्परेचर तकरीबन 7 बढ़ जाएगा। जो भी टेम्परेचर ऑलरेडी होगा उससे 7 ऊपर चला जाएगा। तो डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर 7 ऊपर चला जाता है, और ह्यूमिडिटी जहां पर ज्यादा होती है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, वहां पर टेम्परेचर इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है ना, उसका टेम्परेचर जल्दी हाई हो जाता है और उतनी स्पीड से कम भी हो जाता है। इसलिए डेजर्ट एरियाज में एट नाइट टाइम जो है वो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस होगी, बल्कि हवा लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर है। और अगर आप कराची चले जाते हैं, सी लेवल वहाँ पर है, और आपको शायद ये आइडिया नहीं है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और अगर वहाँ पर टेम्परेचर 38 पे चला जाता है ना, तो रात के टाइम भी 38 ही रहता है वहाँ पे, 38, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा भी नहीं और जल्दी कम भी नहीं होगा। इसलिए हीट स्ट्रोक की वजह से जो ज़्यादा डेथ्स होती हैं वो कराची पे होती हैं, या डेजर्ट एरिया में इतनी नहीं होती। ओके, अगली बात करते हैं। एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें है हीट रिक्वायर्ड, जो भी हीट रिक्वायर्ड है, लेकिन मैस लेंगे हम 1 kg और चेंज इन टेम्परेचर लेंगे 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ओके, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप जितना ज्यादा टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ाना चाहते हैं उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के भी। जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो क्यू इज इक्वल टू एम डेल्टा टी, और जितना चले अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। सो व्हाट इज दिस C? दिस C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट। तो C को मैं लिख सकता हूं Q ओवर M डेल्टा T। दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट समझ ही गए होंगे, जॉल पर मोल ना जी ना, पर केजी पर केल्विन, यानी जॉल पर केजी पर केल्विन। इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, ठीक है, और ये हीट रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं द मोलर की, तो मोलर स्पेसिफिक हीट, अच्छा याद रखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड हीट। हीट होती है Q, और जो स्पेसिफिक बन जाती है वो कांस्टेंट होती है, और उसको हम शो करते हैं C के साथ। सो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी C इज इक्वल टू Q ओवर N डेल्टा T। तो जनाब इसका यूनिट बनेगा जॉल पर मोल पर केल्विन। यह है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो तरह की है। मोलर यानी 1 मोल यहां पर सब्सटेंस होगा, गैसियस, डेफिनेटली गैसियस स्टेट होगी उसकी, ठीक है, या हाँ गैसियस स्टेट में। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका यूनिट वही होता है जो आर का है, जॉल पर मोल पर केल्विन, और यही आर का यूनिट होता है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है एट, काम वही करना है, यानी हीट चाहिए
1 मोल है और चेंज इन टेम्परेचर है 1 केल्विन। लेकिन ये काम हम कंडीशन लगा के अब करने जा रहे हैं। ये कंडीशन हमने लगा ली है जनाब कांस्टेंट वॉल्यूम की, और एक कंडीशन लगा ली है कांस्टेंट टेम्परेचर की। नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता, प्रेशर की। कांस्टेंट वॉल्यूम में सी वी लिखेंगे हम, छोटा सा वी साथ। तो सी वी इज इक्वल टू क्यू वी ओवर डेल्टा टी, या क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, हम यूँ लिख सकते हैं। हमने 1 मोल ले लिया है, ठीक है ना। ओके, सी वी डेल्टा टी, वी यहां पर क्या है, दिस इज हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन। फर्स्ट लॉ आप अप्लाई करें तो वो बनेगा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये हर किसी के नीचे छोटा सा वी लिखने का मकसद पता है क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो 0 हो गया, तो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी आपने क्या फाइंड आउट कर ली, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये देखें, इज इक्वल टू क्यू वी, और क्यू वी कैन बी रिटन एज सी वी डेल्टा टी। सो डेल्टा यू वी का मतलब है सी वी डेल्टा टी। यह है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और मुझे पता है कि ये एफएससी में आपने याद किया होता है, आपको इस बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जरा फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमने पढ़ना है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे आप लिखोगे क्यूपी इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी। हीट प्रोवाइडेड, दिस इज हीट प्रोवाइडेड, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने फाइंड आउट करना है टू फाइंड डेल्टा यू एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप समझदार हैं तो आप यहीं से आगे मुझे बढ़ने से, अगर मेरे सामने बैठे होते आप कह रहे सर रुक जाएं, फाइंड आउट हो गई, लेकिन आप जरा फाइंड आउट करके दिखाएं। एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट कीजिए। इससे पहले कि मैं फाइंड आउट करवाऊं, मैं आपको एक बात सिखाता हूं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन टेम्परेचर पे। अगर चेंज इन टेम्परेचर सेम है तो दिस शुड बी सेम। नहीं समझे? आप मुझे ये बताओ कि सीपी हो या सीवी हो, दोनों में हमने करना क्या है, एक ही काम, चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि दोनों केसेस में हम जो काम करना चाह रहे हैं वो चेंज इन टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड्स ओनली ऑन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो दिस शुड बी सेम फॉर बोथ ऑफ द केसेस। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम you know CV delta U is equal to CV delta T। ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स को यहां से उठाओ और पुट कर दो कहां पर, डेल्टा यू एट कांस्टेंट
pressure is equal to box. What is this? What is in this box? डेल्टा, वो बॉक्स ये है CV डेल्टा T. तो आप लिख सकते हैं डेल्टा U एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CV डेल्टा T. अब में से बहुत सारे बच्चे हैरान हो गए कि सर ये तो CV है, इसका मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम है. दिस इज स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर. बट दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो अगर यहां P है तो यहां P नहीं, ये जरूरी नहीं है. हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी बड़ी आसानी से फाइंड कर लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम के फार्मूले से. एट कांस्टेंट प्रेशर ये हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप फार्मूला देखें तो आएगा डेल्टा U, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला, प्लस W. ये एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है. सो जब आप डेल्टा U फाइंड आउट करेंगे तो QP माइनस W. तो ये डेल्टा U फाइंड करने के लिए आपको ये दो डिफरेंट टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा, दो डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में जानना पड़ेगा, तो डिफरेंस इसके इक्वल आएगा. अब आप अभी भी अगर नहीं समझे तो फिर ये एक एग्जांपल देखिए. ये मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है. ये आज मैंने आपको भी सिस्टम कह दिया है, तो ये ना हो कि आप एक दूसरे को इस तरह कहेंगे पर यार सिस्टम इधर आ जरा बात सुन. तो सिस्टम अंडर कंसिडरेशन जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, दिस ग्रुप ऑफ, यार ये लाइनें टेढ़ी लग गई, चलें ये दोबारा देखते हैं. एग्जाम्पल है, ये लें, ये सिस्टम बनाना है, कुछ अच्छा सा बना लेना. ये सिस्टम है और एक और ये सिस्टम है. ये दो सिस्टम है, इसको मैंने हीट प्रोवाइड की. सपोज मैंने हीट प्रोवाइड की 100 जॉल. ये फिक्स है क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम है. 100 का 100 कहां चला गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सपोज एक 100 जॉल में 100 जॉल चेंज ने टेम्परेचर में चेंज किया 1 केल्विन. ये कोई ऐसा सब्सटेंस था, चले मैं वाटर की बात कर लेता हूं, छोड़ें. 4200, 4200, ठीक है. फिर डायग्राम आप समझ नहीं है, आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए ये लो. इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई? 4200 जॉल. 4200 जॉल चेंज ने टेम्परेचर को कितना चेंज किया? 1 केल्विन. और ये फिक्स है, इसका मतलब QV हमें 4200 प्रोवाइड करना पड़ी. आपको ये एग्जांपल समझा देगी सारी बात. ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब मैं वही काम करने जा रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर. आई एम प्रोवाइडिंग हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर में लेट द पिस्टन टू मूव फ्रीली. अगर पिस्टन को आपने छोड़ दिया तो फिर पिस्टन अपनी मर्जी से प्रेशर को कांस्टेंट रखने की खातिर ऊपर चला जाएगा. अब यहां एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, वर्क. लेकिन एक बात समझनी है आपने गौर से. आप सोच रहे होंगे यहां 5000 क्यों लिखा है? क्योंकि 5000 में से 4200 जॉल यूज हो गई टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन. बाकी 800 जॉल वर्क डन में इस्तेमाल होगी. अब एक चीज पे फोकस कीजिए, व्हाट इज कॉमन? डेल्टा U लिखना था. व्हाट इज कॉमन? व्हाट इज कॉमन? व्हाट इज कॉमन? कॉमन इज डेल्टा U एंड डेल्टा T. दोनों में ये कॉमन है. इसका मतलब इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल रिमेन सेम. तो दोनों का फार्मूला मैं एक ही लिख सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते ऐसा फार्मूला लिखने से. एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV डेल्टा T, एट कांस्टेंट प्रेशर CV डेल्टा T. आप कहेंगे ये कैसे आया? मैं कहूंगा यहां से आया, मुझे ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये यहीं से आ गया. तो इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज सेम फॉर बोथ केसेस. चेंज इन टेम्परेचर इज सेम, बट व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट इज दिस.
द प्रोवाइडेड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर। क्यों ग्रेटर है? एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइडेड हीट डू टू थिंग्स। एक इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, यानी इसका कुछ हिस्सा यहां इस्तेमाल हो गया और बाकी का पोर्शन कहां इस्तेमाल हो गया? वर्क डन में। एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो मुझे दूसरा काम ही नहीं करना पड़ता, सारी की सारी हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, तो देनी ही उतनी पड़ेगी। ओके हो गया। तो ये था इंटरनल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप कहेंगे सर इसको हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था यार, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R जब आपने प्रूव किया था ना, यही फार्मूला अप्लाई किया था। क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और आपको फर्स्ट ईयर में ये बिल्कुल नहीं याद थी, बिल्कुल नहीं पता था। एट कांस्टेंट प्रेशर QP डेल्टा UP प्लस WP, ये सब के साथ PP क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि वी आर डिस्कसिंग द रिलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। QP को लिखो CP डेल्टा T। एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या लिखोगे? CV डेल्टा T। मत सोचिएगा यहां P लिखा है तो यहां V क्यों आ गया, और ये आपको फर्स्ट ईयर में सोचना चाहिए था। यहां P है, यहां CV आएगा प्लस P डेल्टा V। CP डेल्टा T CV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V को मैं लिख सकता हूं R डेल्टा T। R डेल्टा T की कहानी खत्म। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। सो व्हाट इज ग्रेटर? CP इज ग्रेटर देन CV। कैसे? CP इज इक्वल टू CV प्लस R, ये दो चीजों के सम के बराबर ही आती है। ओके, और एक फार्मूला आपने पढ़ा गैमा इज इक्वल टू CP ओवर CV। इन दो की मदद से हम और फार्मूले बनाएंगे। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से लिखता हूं गैमा CV इज इक्वल टू CP और इसको मैं पुट कर देता हूं यहां पर, तो जनाब आएगा गैमा CV। CP की जगह मैंने पुट कर दिया गैमा CV इज इक्वल टू CV प्लस R। गैमा माइनस 1 CV इधर ले जाएंगे ना, इज इक्वल टू R। तो CV इज इक्वल टू R ओवर गैमा माइनस 1। नहीं समझ लगी? लग जानी चाहिए। गैमा CV माइनस CV इज इक्वल टू R। मैं जो स्टेप छोड़ गया था मैं कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि MD कैट स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं ना 2+2, इसको भी मैं डायरेक्ट 4 लिखूंगा तो शायद सोच में पड़ जाएंगे सर ये कैसे आया। तो ये तो एक स्टेप था। तो इसका मतलब CV इज इक्वल टू R R ओवर गैमा माइनस 1 फॉर मोनो। CV फाइंड आउट करो, ये पेपर में आ सकता है। R मोनो के लिए मैंने आपको बताया था दिस इज 5/3, यू विल गेट 3/2 R, कर लेना। सो फॉर मोनोटॉमिक गैसेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3/2 R। इसी तरह आपने डायटोमिक के लिए फाइंड आउट करना है। डायटोमिक के लिए CV क्या होगा, पॉलीएटॉमिक के लिए CV क्या होगा। आई विल वेट योर आंसर। और एक और फार्मूला बना दूं, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, इसी से गैमा इज इक्वल टू CP ओवर CV। अब एक काम करो, CV इधर ले जाओ, CV इज इक्वल टू CP ओवर गैमा, इसको यहां ले जाओ। CP माइनस CV की जगह, आप मत सोचना कि सर जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, ये काम आपके करने वाले, मैं तो वैसे ही करवा रहा हूं। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए सर, आपकी मेहरबानी कि कुछ काम हमारे करने वाले थे लेकिन आपने करवा दिए। ठीक है, फिजिकल में होते हैं ना तो मैं आपसे फौरी तौर पे ऑन दी स्पॉट करवाता और मैं देखता भी कि आप कैसे कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फिजिकल में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। टेस्ट भी अपनी आंखों के सामने, हम आपसे जब टेस्ट लेते हैं ना तो तब आपकी परफॉर्मेंस सभी बेहतर होती है। घर में आप खुद जब फ्रीडम में होते हैं ना, फुल फ्रीडम में, तो आपका दिल कम ही करता पढ़ने को। ओके, CV की जगह पे लिखा CP ओवर गैमा इज इक्वल टू R, गैमा CP माइनस CP इज इक्वल टू R।
गैमा, सही लिखा है, हाँ जी हाँ जी। अच्छा जनाब, गैमा -1 ओवर गैमा इंटू सी पी इज इक्वल टू आर। तो सी पी इज इक्वल टू गैमा आर ओवर गैमा -1। ठीक हो गया। इस फॉर्मूले में भी आप मोनो डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहां से एक बात पता चलती है कि ये जो देखिए ये मैंने फाइंड आउट की, सी वी इज इक्वल टू 3/2 आर। सिर्फ इतना सा बताइए कि ये मोनोटॉमिक के लिए था, ठीक है। पॉलीएटॉमिक के लिए अगर आप सी वी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना बताइए आंसर बड़ा आएगा या छोटा। ये है 1.6 में से 1 माइनस हो रहा है। डायटॉमिक के लिए यहां 1.40 होगा, छोटी वैल्यू 1.4, उसमें से ये माइनस होगा, आंसर और छोटा आएगा। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर उतना बड़ा आएगा। समझ तो गए होंगे। ठीक हो गया बेटे, ये यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज।